नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए जानते हैं क्या है आज की गुड न्यूज। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने 3000 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली परमाणु क्षमता से लैस इस अग्नि-3 मिसाइल का उड़ीसा स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल ट्रेनिंग परीक्षण किया है। 17 मीटर लंबी इस मिसाइल के अलग अलग पैरामीटर को ट्रैक किया गया और रियल टाइम में टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम की ओर से निगरानी की गई। वैसे अग्नि-3 मिसाइल पहले ही सेना में शामिल की जा चुकी है। अग्नि-3 की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए कई बार पहले भी टेस्ट किए जा चुके हैं। 2019 में इसका रात में भी परीक्षण किया गया था। इसकी खूबियों की बात करें तो 50 टन वजन वाली अग्नि-3 मिसाइल में 2 चरणों वाला इंजन लगा है जो ठोस ईंधन से चलता है। ये मिसाइल अपने साथ 1.5 टन का हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि-3 हाइब्रिड नेविगेशन से लैस है, जिसमें ऑनबोर्ड कंप्यूटर के साथ कंट्रोल पैनल भी है। इस मिसाइल की एक्टिव रेंज 3000 किलोमीटर से अधिक है। देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीते कुछ वर्षों में कई कारगर कदम उठाए गए हैं, जिनके तहत सेना के तीनों अंगों के लिए स्वदेशी हथियारों को तेजी से विकसित किया जा रहा है, ताकि जंग के हालात में दुश्मन के हर वार का माकूल जवाब दिया जा सके। अग्नि-3 मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। ये परमाणु हमला कर सकती है। अग्नि-3 मिसाइल संभालने की जिम्मेदारी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के पास है। सेना का ये अंग भारत के परमाणु हथियारों को संभालता है। बता दें कि भारत के पास अग्नि सीरीज की 5 मिसाइलें हैं। ये सभी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इनका इस्तेमाल पारंपरिक विस्फोटक से हमला करने के साथ ही न्यूक्लियर अटैक में भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रोजगार मेले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। श्रीनगर, जम्मू और उधमपुर के बीएसएफ मुख्यालयों में 3 केंद्रीय मंत्रियों ने करीब 1000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्रीनगर बीएसएफ मुख्यालय हुमहामा में आयोजित समारोह की अध्यक्षता राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव ने की। कश्मीर के 700 से अधिक युवाओं को बीएसएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी सहित सीएपीएफ में नियुक्त किया गया। इनमें से 111 युवा मंत्री डॉक्टर कराड़ से नियुक्ति लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। वहीं बीएसएफ कैंप पलोड़ा में आयोजित रोजगार मेले में ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने 200 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर बीएसएफ जम्मू डीके बुरा व अन्य अधिकारी व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इसके अलावा उधमपुर में बीएसएफ के रॉन दोमेल स्थित सहायक प्रशिक्षण केंद्र के द्रोणाचार्य सम्मेलन हॉल में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी के लिए चयनित 142 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। मंत्री ने नियुक्ति पत्र हासिल करने वाले युवाओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में विकास की बयार सही मायनों में तेजी से चल रही है। 13 वर्षों में पहली बार यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने ट्रेनी एस्ट्रोनॉट्स की एक नई श्रेणी की घोषणा की है, जिसमें दुनिया का पहला पैरा एस्ट्रोनॉट भी शामिल है। जी हाँ, यूरोपीय अंतरिक्ष यात्रियों की तीसरी पीढ़ी में 5 करियर एस्ट्रोनॉट्स के रिजर्व पूल के 11 सदस्य और शारीरिक क्षमता वाला एक एस्ट्रोनॉट शामिल है, जो मानव अंतरिक्ष यान और संभावित भविष्य के मिशंस में विकलांग अंतरिक्ष यात्रियों को शामिल करने के लिए एक व्यावहारिकता परियोजना में भाग लेंगे। 17 को पूरे यूरोप के 22,500 से अधिक आवेदकों में से चुना गया था। ईएसएफ के महानिदेशक ने कहा कि ईएसएफ अंतरिक्ष यात्री वर्ग हमारे प्रयासों और हमारे भविष्य को चलाने के लिए कई अलग अलग रूपों में महत्वाकांक्षा, प्रतिभा और विविधता ला रहा है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि 5 नए रंग रूट, 3 पुरुष और 2 महिलाएं जर्मनी के कोलोन में यूरोपीय अंतरिक्ष यात्री केंद्र में 12 महीने का बुनियादी प्रशिक्षण शुरू करेंगे, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भागीदारों द्वारा निर्दिष्ट मानक तक पहुंच सके। उम्मीदवार सोफी एडेनो, पैब्लो एल्वारेज, फर्नांडिस, रोजमेरी कूगन, राफेल और जॉन मैकेल हैं। ये पहली बार है जब अंतरिक्ष एजेंसी ने एक अंतरिक्ष यात्री रिजर्व की स्थापना की है, जो उन उम्मीदवारों से बना है जिन्होंने चयन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया लेकिन भर्ती नहीं किए गए।
रिजर्व में अंतरिक्ष यात्री अपने वर्तमान नियोक्ताओं के साथ बने रहेंगे और एक परामर्श अनुबंध प्राप्त करेंगे। मैकपॉल, एक ब्रिटिश मेडिक और पैरालंपियन, ने कहा कि जब उन्होंने एक शारीरिक अक्षमता वाले अंतरिक्ष यात्री के लिए ईएसएफ का विज्ञापन देखा तो उन्होंने आवेदन करने के लिए मजबूर महसूस किया। जब वो 19 वर्ष के थे तब एक मोटरसाइकिल दुर्घटना के बाद उनका दाहिना पैर काट दिया गया। बैंक का नाम सुनकर अक्सर दिमाग में पैसे का लेन देन सामने आता है, लेकिन गांव देहात में ऐसे बैंक खुल रहे हैं जो पंचायत निधि की जेब तो भरेंगे ही, लेकिन साथ ही पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे। जी हाँ, पंचायती राज विभाग की अनोखी पहल के तहत हर गांव में प्लास्टिक बैंक स्थापित किए जा रहे हैं। एक बैंक पर 7 से 8 हजार रुपए तक खर्च हुए हैं। इन गांवों के लोग अब कूड़ा इधर उधर फेंकने की जगह इन बैंकों में संरक्षित करते हैं। महीने भर बाद एकत्रित प्लास्टिक को ग्राम पंचायत बिक्री कर देती है। इससे पंचायत की आय भी होती है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने भी जिले के इस मॉडल को सराहा है। जिले के 12 ब्लॉक में 867 ग्राम पंचायतें हैं। केंद्र व राज्य सरकार इन पंचायतों में विकास कार्यों के लिए अलग अलग निधि में बजट देती है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी पंचायतों को बजट दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन जिले में इसके लिए कई महीने से काम चल रहा है। सीडीओ अंकित खंडेलवाल के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग इसमें काम कर रहा है। लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हर गांव में चौपाल व गोष्ठी आयोजित कराकर लोगों को प्लास्टिक इधर उधर ना फेंकने के लिए अपील की जा रही है। हर गांव में प्लास्टिक बैंक की स्थापना की गई। एक बैंक पर करीब 7 से 8 हजार रुपए खर्च हुए हैं। ऐसे में एक पंचायत में 40 से 45 हजार रुपए की धनराशि ग्राम निधि से इस पर लगाई गई है। अब तक जिले में 1000 प्लास्टिक बैंक स्थापित हो चुके हैं। लोग इन्हीं में कूड़ा डालते हैं। इससे गांव की गलियां व सड़कें काफी साफ दिख रही हैं। दिल्ली में स्थित अमेरिकी एम्बेसी की 4 महिला अधिकारी ऑटो चलाकर ऑफिस जाती हैं। जी हां, खास बात यह है कि इन्होंने सरकार से मिली बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी छोड़ दी हैं। एनएल मेसन, रूथ होमबर्ग, शरीन जे किटरमैन और जेनिफर बायवॉटर्स का कहना है कि ऑटो चलाना काफी मजेदार ही नहीं बल्कि ये एक मिसाल है कि अमेरिकी अधिकारी भी आम लोगों की तरह जिंदगी जी सकते हैं। एनएल मेसन ने कहा कि मैंने कभी भी क्लच वाली गाड़ियां नहीं चलाई। मैं हमेशा ऑटोमेटिक कार ही चलाती हूँ, लेकिन भारत आकर ऑटो चलाना एक नया एक्सपीरियंस था। जब मैं पाकिस्तान में थी तब मैं बड़ी और शानदार बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमती थी, उसी से ऑफिस जाती थी, लेकिन जब मैं बाहर ऑटो देखती थी तो लगता था कि एक बार तो इसे चलाना चाहिए। इसलिए जैसे ही भारत आई तो एक ऑटो खरीद लिया। मेरे साथ रूथ, शरीन और जेनिफर ने भी ऑटो खरीदे। मेसन ने कहा कि मुझे मेरी माँ से प्रेरणा मिली। वो हमेशा कुछ नया करती रहती थी। उन्होंने मुझे हमेशा चांस लेना सिखाया। मेरी बेटी भी ऑटो चलाना सीख रही है। मैंने ऑटो को पर्सनलाइज किया है। इसमें ब्लूटूथ डिवाइस लगा है। इसमें टाइगर प्रिंट वाले पर्दे भी लगे हैं। भारतवंशी अमेरिकी डिप्लोमेट शरीन जे किटरमैन के पास पिंक कलर का ऑटो है। इसके रियर व्यू मिरर में अमेरिका और भारत के झंडे लगे हैं। उनका जन्म कर्नाटक में हुआ था, बाद में वो अमेरिका में बस गई। उनके पास यूएस सिटीजनशिप है। उन्होंने कहा कि मुझे एक मैक्सिकन एम्बेसडर मेल्बा प्रियो से ये प्रेरणा मिली। 10 साल पहले उनके पास एक सफेद रंग का ऑटो था। उनका ड्राइवर भी था। जब मैं भारत आई तो देखा कि मेसन के पास ऑटो है, तभी मैंने भी एक ऑटो खरीद लिया। वाराणसी में काशी तमिल संगमम का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें तमिलनाडु से लोग वाराणसी पहुंच रहे हैं। तमिलनाडु से लोगों को वाराणसी तक ले आने और वापस ले जाने के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार तरह से स्वागत किया जा रहा है। तमिलनाडु की तरफ से आने वाली ट्रेनों में काशी तमिल संगमम के लिए स्पेशल डिब्बे जोड़े जा रहे हैं, जिनमें सवार होकर तमिलनाडु के लोग वाराणसी पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में चेन्नई से गया तक जाने वाली चेन्नई गया एमकोर एक्सप्रेस ट्रेन के साथ जोड़े गए 4 स्पेशल कोचों में सवार होकर साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों का एक दल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचा। ट्रेन के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचने पर तमिलनाडु के इन सभी लोगों का जबरदस्त स्वागत हुआ। आलम यह था कि तमिलनाडु से आए इन मेहमानों के लिए पूरे प्लेटफॉर्म से लेकर यात्री हॉल तक रेड कार्पेट बिछाया गया और जबरदस्त सजावट भी की गई। मेहमानों का स्वागत तिलक और पुष्प वर्षा के साथ साथ ढोल नगाड़े और डमरू वादन के साथ किया गया।
यही नहीं, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के डीआरएम, चंदौली की डीएम और एसपी सहित भाजपा से जुड़े लोग भी मौजूद थे। स्कॉटलैंड के एबरडीनशायर में रहने वाली 10 साल की जेड एडवर्ड्स को 2 साल की उम्र में एक बीमारी हो गई थी। इसके बाद उसके हाथ पैर काटने पड़े थे, लेकिन इसके बाद भी उसके चेहरे पर भरपूर मुस्कान है। जल्द ही वो दिसंबर में होने वाली यूएस सर्फिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है। सबसे कम उम्र की एथलीट बनने वाली है। जेड एडवर्ड का कहना है कि उसे सर्फिंग में मजा आता है। उसने कहा कि मुझे पानी में रहना पसंद है। पानी मेरे लिए एक हैप्पी प्लेस है। मुझे ना तो डर लगता है और ना ही ठंड लगती है। फ्यूचर में होने वाली चैंपियनशिप मेरे लिए खुद को साबित करने का एक मौका है। जेड के पिता का कहना है कि जब उन्होंने पहली बार जेड को सर्व करते हुए देखा था तो वो चौंक गए थे। उनके लिए किसी मैजिक से कम नहीं है। 6 महीने तक बेड रेस्ट फिर व्हीलचेयर के सहारे रहने वाली जेड ने हार नहीं मानी। उसने सर्फिंग करना सीखा और प्रोफेशनल्स की मदद से उसने बोर्ड पर लेटना और पेट के बल संतुलन बनाना सीखा। जेड के पिता फ्रेजर का कहना है कि सर्फिंग ने उसे आजाद महसूस करवाया है। सर्फिंग करते समय उसे जिंदा और खुशी महसूस होती है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा कुछ नया सीखना चाहती थी। 47 साल के फ्रेजर एडवर्ड ने बताया कि जब डॉक्टर्स ने कहा था कि जेड के हाथ पैर काटने पड़ेंगे तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उन्होंने कहा कि हम डर गए थे, हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हमें इस बात से संतुष्टि थी कि वो जिंदा रहेगी। जेड ने कभी हार नहीं मानी। जेड 2028 के पैरालंपिक गेम्स में हिस्सा लेना चाहती थी। देश भर में आमतौर से सीवेज या फिर सीवर की सफाई अमानवीय और असुरक्षित तरीके से होती है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। कानपुर में एक रोबोट ने इंसानों का काम आसान कर दिया है। दिखने में तो ये मशीन काफी साधारण है, लेकिन इसकी खूबी असाधारण है। दरअसल कानपुर में एक रोबोट है जो मैनहोल की सफाई के लिए केरल से कानपुर लाया गया है। मतलब ये कि सफाई के लिए मैनहोल के अंदर किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है। रोबोट में लगे 4 कैमरे सीवर की गंदगी को तलाश करेंगे। इसके बाद रोबोट की मदद से सिर्फ 10 मिनट में सीवर साफ हो जाएगा। कानपुर का ये रोबोट अहम इसलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं बार-बार देखने को मिली हैं जब दम घोंटू जहरीली गैस की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी हो। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में 5 साल के दौरान सीवर की सफाई करते समय 330 मजदूरों की मौत हो गई है। सरकार की ओर से मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में ये जानकारी दी गई। 2017 से 2021 तक सबसे अधिक 47 मजदूरों की मौत उत्तर प्रदेश में हुई। इन 5 सालों में 2019 के दौरान सीवर की सफाई करते हुए सबसे अधिक 116 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 2020 में सबसे कम 19 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई। इन सब मौतों को मद्देनजर रखते हुए अब यह नई टेक्निक सामने आई है जिससे रोबोट अब सीवर की सफाई करेगा और कई जानें बचाई जा सकती हैं। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।